हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ था फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का अंडर NSQF स्कीम के अंडर 12th क्लास 4th लेवल, 9th वाले को बोलते हैं लेवल 1, फिर 10th लेवल 2, 11th लेवल 3 एंड 4th वन इज लेवल 4। यहाँ इसके अंडर बेटा NSQF के अंडर कौन से सब्जेक्ट आते हैं? कंप्यूटर साइंस, IT, मीडिया एंड 4th वन इज दिस वन, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स भी होता है सब्जेक्ट, और इसी की जगह अगर कोई लेना चाहे फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है, मतलब स्पोर्ट्स की जगह हेल्थ, वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो, दोनों में से कोई भी। और ये बुक बेटा रिटन है कविता स्तीजा जी के द्वारा, कविता स्तीजा जी के द्वारा रिटन है बुक, ठीक है, कविता स्तीजा जी के द्वारा रिटन है। हमने प्लेलिस्ट बनाकर यूनिट 1 के 2 सेशन 1 और सेशन 2 यूनिट 1 के अपलोड कर दिए। जो सेशन 2 था यूनिट 1 का, उसके 2 पार्ट्स बने थे, एक्चुअली लेंथी था वो चैप्टर। और इसी तरह यूनिट 2 का सेशन 1, दिस इज ऑल्सो वेरी लेंथी, ठीक है, 42 पेज नंबर से स्टार्ट होकर शायद से 96 तक जाएगा ये। तो बेटा इसके भी मैं 2 पार्ट्स बनाकर अपलोड करूँगी, और हिंदी मीडियम में है पूरी बुक कंप्लीट, ठीक है जी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 का सेशन 1 पार्ट 1 अभी अपलोड करेंगे। ये अपलोड करने के बाद साथ ही साथ सेकंड पार्ट भी अपलोड करते हैं। चलिए बेटा रीड करते हैं। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपातकालीन कार्य योजना क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है? आपातकालीन कार्य योजना EAP के रूप में जाना जाता है। नेशनल एथलेटिक्स ट्रेनर्स एसोसिएशन ने एथलेटिक्स में आपातकालीन योजना शीर्षक से एक स्थिति विवरण प्रकाशित किया है, जो एक EAP के विकास और कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है और ऑनलाइन उपलब्ध है। किसी भी स्कूल या विश्वविद्यालय और इन संस्थानों के सभी स्थानों के लिए एक EAP आवश्यक है जहां एथलीट व्यायाम करते हैं। EAP यह सुनिश्चित करने के लिए जानकारी प्रदान करता है कि किसी आपात स्थिति की प्रतिक्रिया तीव्र, उपयुक्त, नियंत्रित और सटीक हो। एथलेटिक गतिविधियों के संगठन से जुड़े सभी कर्मियों को यह सुनिश्चित करने के लिए एक पेशेवर और कानूनी जिम्मेदारी मिलती है कि किसी भी आपात स्थिति का प्रबंधन करने के लिए दिशा निर्देश मौजूद है। EAP इन स्थितियों के लिए देखभाल के मानक को परिभाषित करता है, और इसलिए EAP के बिना एक संस्था को भयावह चोटों के मामलों में लापरवाह पाया जा सकता है। व्यापक होने के साथ साथ किसी भी आपातकालीन स्थिति में लागू होने के लिए EAP को भी पर्याप्त लचीला होना चाहिए, जबकि स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता आमतौर पर इस दस्तावेज के लेखन के लिए जिम्मेदार होते हैं। एथलेटिक्स टीमों, एथलेटिक निदेशक, टीम में मतलब कौन कौन आता है एथलेटिक्स टीम्स के अंडर, ब्रैकेट्स में गिवन है एथलेटिक निदेशक, टीम चिकित्सक, एथलेटिक प्रशिक्षक ट्रेनर, एथलेटिक प्रशिक्षण छात्र ट्रेनीज, कोच, ताकत और कंडीशनिंग कोच, स्थानीय EMS सेवाओं से जुड़े कंडीशनिंग कोच, स्थानीय EMS सेवाओं से जुड़े सभी लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है और इसकी सामग्री के साथ जानकार। EAP के लेखन में EMS को भी शामिल करना सबसे अच्छा है, और स्कूल विश्वविद्यालय के चिकित्सा निदेशक से इसकी सामग्री को मंजूरी मिलनी चाहिए। एथलेटिक संपर्धाओं कॉम्पिटिशन्स के दौरान कभी भी आपात स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपातकालीन और या जीवन के लिए खतरा स्थितियों में खेल प्रतिभागी को सर्वोत्तम संभव देखभाल प्रदान करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। एक आपातकालीन योजना के विकास और कार्यान्वयन से एक सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि सर्वोत्तम देखभाल प्रदान की जाएगी। चूंकि किसी गतिविधि के दौरान कभी भी आपात स्थिति हो सकती है, खेल चिकित्सा विभाग और एथलेटिक स्टाफ को तैयार रहना चाहिए। एथलेटिक संगठनों का एक आपातकालीन योजना विकसित करने का कर्तव्य है, जिसे आवश्यक होने पर तुरंत लागू किया जा सकता है और उचित मानक प्रदान करना है।
जैसे बेटा आउटडोर गेम्स होती है ना, वो ओपन में होती है, जैसे डिस्क थ्रो वगैरह हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर स्पेक्टेटर्स, देखने वाली ऑडियंस भी खड़ी होती है, देखने वाली है ना, वो डिस्क थ्रो जब करते हैं कभी भी किसी के ऊपर भी जाकर लग सकती है। जैसे अभी लास्ट कुछ शायद हरियाणा के किसी डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि ऑन द स्पॉट जब उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, उसकी डेथ हो गई थी स्टूडेंट की, ठीक है। बीए फाइनल या बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। तो इसी कारण यहाँ पर दिखाएगा कि ऑन द स्पॉट अगर कुछ ऐसी इंजरीज हो जाती है, कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, उसको फटाफट से कंट्रोल किया जा सके। पर इन सब के लिए हमें जैसे फर्स्ट एड का हम बॉक्स रेडी करके रखते हैं, ऐसी सब चीज़ों की पहले सेटिंग करके रखनी पड़ेगी कि ऑन द स्पॉट अगर तुम आउटडोर गेम्स करवा रहे हो ना, कंडक्ट करवा रहे हो, तो एट ए टाइम उसकी सारा ट्रीटमेंट किया जा सके, उसके बारे में बताया गया सब कुछ यहाँ पर। चूंकि एथलेटिक चोटें किसी भी समय और किसी भी गतिविधि के दौरान होती है, स्पोर्ट्स मेडिसिन टीम को तैयार रहना चाहिए। इस तैयारी में एक आपातकालीन योजना तैयार करना, घटनाओं का उचित कवरेज, उपयुक्त चिकित्सा आपातकालीन उपकरण और आपूर्ति का रख रखाव, ठीक है जी, उसी बारे में इंडिकेशन दे रहा है। उपयुक्त चिकित्सा आपातकालीन कर्मियों का उपयोग और आपातकालीन चिकित्सा और योजना के क्षेत्र में सतत शिक्षा शामिल है। हालांकि खेल में भागीदारी के साथ दुर्घटनाएं और चोटें अंतर्निहित है, और मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये कोई कुछ प्री मतलब गैस नहीं कर सकता, ठीक है जी। और स्पोर्ट्स मेडिसिन टीम की ओर से उचित तैयारी प्रत्येक आपातकालीन स्थिति को उचित रूप से प्रबंधित करने में सक्षम होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, सुरक्षा के लिए क्षेत्र निरीक्षण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, खेल के मैदान पर खेलते यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह साफ और अच्छी तरह से बनाए रखा गया है, उपकरण पर सामान्य रूप से देखना महत्वपूर्ण है। कोई टूटा हुआ उपकरण नहीं होना चाहिए, लकड़ी के उपकरण क्रैकिंग या स्प्लिंटरिंग नहीं होने चाहिए, धातु उपकरण जंग नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, रस्ट वगैरह नहीं होने। बच्चों को आसपास के यातायात में आने से रोकने के लिए सार्वजनिक खेल के मैदान में आसपास की बाड़ अच्छी स्थिति में होनी चाहिए, बाउंड्री वगैरह, फेंच वगैरह, ठीक है, कुछ भी ऐसा लगा देना चाहिए। खेल के मैदान पर सतह सामग्री नियमित रूप से बनाए रखा जाना चाहिए ताकि सतह को ढीला पैक किया जा सके और सभी उपयुक्त क्षेत्रों को कवर किया जा सके। विशेष रूप से खेल के मैदान के आसपास के गिरने वाले क्षेत्रों। खेल का मैदान उपकरण टिकाऊ सामग्रियों से बना होना चाहिए जो मौसम से अलग नहीं हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा पहना नहीं जाएंगे। नेक्स्ट जी, ऑब्जेक्ट्स जैसे हार्डवेयर, एस आकार वाले हुक, बोल्ट और तेज या अधूरे किनारों के लिए जांचें जो उपकरण पर चिपके रहते हैं और बच्चे को काट सकते हैं या कपड़ों को उलझन में डाल सकते हैं। उपकरण पर सभी हार्डवेयर सुरक्षित, बिना ढीले या टूटे हुए हिस्सों के सुरक्षित होने चाहिए। प्लास्टिक और लकड़ी को कमजोर होने का कोई संकेत नहीं दिखाना चाहिए और कोई भी छिद्रित या जंगली सतह नहीं होनी चाहिए। जंगली सतह मतलब कि जंग वगैरह, ठीक है, जंग, रस्ट, वो नहीं होनी चाहिए। जैसे आयरन के, लोहे की चीज़ों पे अक्सर लग जाती है जब भी वो ओपन इन्वायरमेंट के इंटरफेस में आते हैं, इंटरेक्ट में आते हैं। यदि स्थानीय खेल के मैदान में एक सैंड बॉक्स है तो तेज छड़े या टूटे ग्लास जैसे खतरनाक मलबे की जांच करें और सुनिश्चित करें कि रेत बग एरर मतलब कि कुछ भी ऐसा वैसा प्योर रेत होनी चाहिए, उसमें कंकर, पत्थर या कांच के पीसीस कुछ नहीं होने चाहिए। रेत बग से मुक्त हो। बिल्लियों जैसे जानवरों से दूषित होने से रोकने के लिए सैंड बॉक्स को रात भर कवर किया जाना चाहिए। उपकरण या उपयोग करके शहर के कस्बे के रखरखाव के लिए जिम्मेदार शहर या काउंटी पार्क विभाग, स्कूल या अन्य संगठन को किसी भी समस्या की रिपोर्ट करके कचरे को उठाकर और अपने खेल के मैदान को साफ और सुरक्षित रखने में सहायता करें। यदि कोई हिस्सा टूटा हुआ, ढीला या अन्य रखरखाव की जरूरत है तो उसे तुरंत ऑफ सीमा के रूप में नामित करें और उचित अधिकारियों को समस्या की रिपोर्ट करें। क्या डग आउट सुरक्षित स्थिति में है? बैठने की जगह छींटे, तेज किनारे और सूखी सड़हान से मुक्त हैं? क्या प्रेस बॉक्स यदि उपलब्ध है अच्छी मरम्मत में है? चलिए जी, सेकंड का आंसर खत्म होगा। बेटा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपातकालीन कार्य योजना के मामले में प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व क्या क्या है? आंसर देखते हैं जी। 46 नंबर पेज पे पहुंच गए अब हम।
उत्तर देखिए, उचित आपात स्थिति प्रदान करने के लिए आपातकालीन कार्य योजना EAP विकसित की गई है। किसी एथलीट, कोच, अधिकारी या दर्शक को गंभीर चोट या बीमारी की स्थिति में प्रबंधन वेबर स्टेट यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स स्थल इस योजना का उद्देश्य के प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। ठीक है जी, वेबर स्टेट यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स स्थल इस योजना का उद्देश्य के प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है, मतलब डायरेक्शंस प्रदान करता है कि तुमने क्या क्या प्री प्लान करके चलना है, क्या क्या सेटल डाउन करके चलना है अपना स्पोर्ट्स का कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने से पहले। आपात स्थिति और प्रत्येक स्थिति के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए। EAP की समीक्षा और पूर्वाभ्यास द्वारा किया जाना चाहिए। वेबर स्टेट स्पोर्ट्स मेडिसिन स्टाफ, कोचिंग स्टाफ और एथलेटिक्स विभाग प्रशासक एथलेटिक्स संपर्धाओं के दौरान कभी भी आपात स्थिति उत्पन्न हो सकती है में समीचीन कार्रवाई की जानी चाहिए। आपातकालीन और या जीवन में घायल या बीमार खेल प्रतिभागी को सर्वोत्तम संभव देखभाल प्रदान करने का आदेश। धमकी देने वाली स्थितियां EAP के विकास और कार्यान्वयन में यह सुनिश्चित करने में मदद मिले कि सर्वोत्तम देखभाल प्रदान की जाएगी। यह जानते हुए कि किसी गतिविधि के दौरान किसी भी समय आपात स्थिति हो सकती है, WSU स्पोर्ट्स मेडिसिन स्टाफ और कोचिंग स्टाफ तैयार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है जी, पहले उत्तरदाताओं की भूमिका। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन में क्वेश्चनिंग की थी तो उसी के अकॉर्डिंग आंसरिंग दे रहे हैं। अब हम एक आपातकालीन कार्य योजना का विकास गठन के बिना पूरा नहीं हो सकता। आपातकालीन दल, आपातकालीन टीम में कई स्वास्थ्य सेवा प्रदाता शामिल हो सकते हैं, जिनमें शामिल है चिकित्सक, आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन, प्रमाणित एथलेटिक प्रशिक्षक, छात्र एथलेटिक प्रशिक्षक, कोच, प्रबंधकों और संभवतः समझने वाले। आपातकालीन टीम में इन व्यक्तियों की भूमिकाएं भिन्न हो सकती हैं। टीम के सदस्यों की संख्या और एथलेटिक स्थल जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, मतलब कम ज़्यादा कुछ भी रिडक्शन या डिडक्शन या कम ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ भी इनकी जो संख्याएं हैं। आपातकालीन चिकित्सा दल के भीतर पहले प्रत्युत्तरकर्ता की 4 बुनियादी भूमिकाएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बेटा। पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दृश्य की सुरक्षा स्थापित करना और उसकी तत्काल देखभाल करना कि ऑन द स्पॉट हुआ क्या है, फटाफट से उसी के अकॉर्डिंग स्टेप्स लेना। एथलीट, सबसे योग्य व्यक्ति द्वारा तीव्र देखभाल, तत्काल देखभाल प्रदान की जानी चाहिए। उन स्थितियों में EMS आपातकालीन चिकित्सा सेवा सक्रियण आवश्यक हो सकता है जहां खेल आयोजन में आपातकालीन परिवहन पहले से मौजूद नहीं है। यह इस प्रकार किया जाना चाहिए जैसे ही स्थिति को आपातकालीन या जीवन के लिए खतरा वाली घटना समझा जाता है। आपातकालीन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण कारक आपातकालीन, ठीक है, EMS प्रणाली को सक्रिय करना जी किसके द्वारा किया जा सकता है, टीम में कोई भी। हालांकि इस कर्तव्य के लिए चुना गया व्यक्ति शांत होना चाहिए, दबाव में और जो टेलीफोन पर अच्छी तरह से संवाद करता है यह व्यक्ति खेल आयोजन के स्थान और पते से परिचित भी होने चाहिए। उपकरण की पुनः प्राप्ति आपातकालीन टीम में से किसी के द्वारा भी की जा सकती है जो इससे परिचित है। आवश्यक विशिष्ट उपकरणों के प्रकार और स्थान, छात्र एथलेटिक प्रशिक्षक, प्रबंधक और इस भूमिका के लिए कोच अच्छे विकल्प है। EMS को दृश्य में निर्देशित करना चौथी भूमिका है। टीम का एक सदस्य जिम्मेदार होना चाहिए। आपातकालीन चिकित्सा कर्मियों से मिलने के लिए के रूप में वे आपात स्थिति के स्थल पर पहुंचते हैं। पहुंच में आसानी के आधार पर इस व्यक्ति के पास किसी भी बंद फाटकों या दरवाजों की चाबियां होनी चाहिए जो चिकित्सा कर्मियों के आगमन को धीमा कर सकता है। एक छात्र एथलेटिक ट्रेनर, प्रबंधक या कोच इस भूमिका के लिए उपयुक्त हो सकता है। चलिए जी, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं जी 4th क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं हम ये। प्राइस सिद्धांत से आप क्या समझते हैं और यह कैसे काम करता है? सबसे गंभीर चोटों के लिए अनुशंसित उपचार को प्राइस सिद्धांत कहा जाता है। यह सुरक्षा, आराम, बर्फ, मतलब प्राइस, ध्यान से देखना, इसको बाइफरकेट करके अलग अलग रीड करना, सारा उसी को मीनिंग निकाला गया। ठीक है जी, सुरक्षा, आराम, बर्फ, आइस, संपीड़न और ऊंचाई के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। इस उपचार का लक्ष्य है दर्द और सूजन को कम करना।
सैकड़ों एथलीट प्रतिदिन गंभीर चोटों का सामना करते हैं, जिनका PRICE उपचार का उपयोग करके घर पर सुरक्षित रूप से इलाज किया जा सकता है। PRICE के सिद्धांत चोट के तुरंत बाद पहले 48 से 72 घंटों के दौरान के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस समय सीमा के दौरान लक्ष्य घायल क्षेत्र में सूजन की मात्रा को नियंत्रित करना, आगे की चोट को रोकना और दर्द को कम करना है। इन सिद्धांतों का पालन करने से घायल क्षेत्र में सूजन की मात्रा को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है, जिससे पुनरावास के लिए आवश्यक समय की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट है सुरक्षा पॉइंट हेडिंग है। पहला सिद्धांत सुरक्षा है। सुरक्षा का उद्देश्य घायल संरचनाओं की रक्षा करके क्षेत्र को और अधिक चोट से बचाना है। उपयोग की जाने वाली सुरक्षा का प्रकार घायल क्षेत्र के आधार पर भिन्न होता है, लेकिन इसमें एक इंका पट्टी, एल्यूमीनियम पट्टी, गोफन, सुरक्षात्मक टेप या ओवर द काउंटर ब्रेस शामिल हो सकते हैं। इन उपकरणों को लागू किया जाता है ताकि घायल संरचनाओं को आगे की चोट से बचाया जा सके। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जिसे हाल ही में टखने में मोच आई है, वह शुरू में टखने का ब्रेस पहन सकता है, मतलब कवर टाइप कुछ स्टील टाइप कुछ कवरेज के लिए, कि उसको और ज़्यादा उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट ना पड़े। एक अच्छा एंकल ब्रेस एथलीट को उल्टने टखने पैर की ओर गति और उल्टने टखने पैर बाहर की ओर गति से एथलीट की रक्षा करना चाहिए। सेकंड है जी आराम, ठीक है, रेस्ट। बाकी PRICE का दूसरा घटक है सिद्धांत। आराम करने का उद्देश्य शरीर की अपनी बाकी प्राइस का दूसरा घटक है सिद्धांत। एक मिनट बेटा, मेरे को लग रहा है डबल रिपीट हो गया ना। पहला सिद्धांत सुरक्षा है, बाकी प्राइस का दूसरा घटक है सिद्धांत आराम। सिद्धांत नहीं आराम, ये सिद्धांत गलत लिखा, आराम हो गया ना, रेस्ट आराम। आराम करने का उद्देश्य शरीर की अपनी उपचार प्रतिक्रियाओं को स्वाभाविक रूप से घायल क्षेत्र की गति में बाधा डाले बिना होने देना है। एक घायल ऊतक की गति में किसी भी वृद्धि के परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में परिसंचरण में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप घायल ऊतकों को और नुकसान हो सकता है या सूजन में वृद्धि हो सकती है। निचले छोरों की चोटों के लिए घायल क्षेत्र को आराम देने के लिए बैसाखी मतलब कि वो स्टिक्स लकड़ी की जिसके सहारे चलना होता है, एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यदि एक एथलीट को ध्यान देने योग्य लंगड़ा होने के लिए पर्याप्त दर्द होता है तो एथलीट को बैसाखी पर रखा जाना चाहिए। बैसाखी एथलीट को घूमने के लिए एक सुरक्षित साधन प्रदान करती है, जबकि यह सुनिश्चित करती है कि क्षतिग्रस्त क्षेत्र पर जोर नहीं देना चाहिए। थर्ड है जी आइस, बर्फ। PRI मतलब आइस, बर्फ PRIC का एक अन्य घटक है। सिद्धांत कई प्रकार की कार्योथेरेपी तुलना में घायल क्षेत्र की आकृति के तुलना के अनुरूप होती है। बर्फ को प्लास्टिक या जिप लॉग बैग में रखा जा सकता है, जैसे हम फ्रीजर वगैरह में रख लेते हैं ना, ठीक है, कुछ क्योंकि डायरेक्ट हम हाथ में उसको बर्फ को नहीं पकड़ सकते, कुछ ना कुछ या फिर पॉलीथीन में रख लो या फिर कोई कपड़े में रख लो, या फिर आजकल मार्केट में बैग्स मिलते हैं उनको रखने के लिए, जिप लॉग या प्लास्टिक में। बर्फ लगाने के दौरान त्वचा को चोट लगने से बचाने के लिए त्वचा और बर्फ की थैली कागज के तौलिए के बीच एक हल्का अवरोध रखा जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो आइस पैक को इका पट्टी से सुरक्षित किया जा सकता है। बर्फ को एक बार में 20 मिनट के लिए लगाना चाहिए और फिर हटा देना चाहिए। इसे हर 2 घंटे में दोहराया जा सकता है जबकि एथलीट जाग रहा है। दबाव, जब आइस पैक हटा दिया जाता है तो घायल क्षेत्र पर एक संपीड़न लपेट लगाया जाना चाहिए। संपीड़न लपेट एक यांत्रिक बाधा के रूप में कार्य करता है ताकि घायल क्षेत्र में सूजन कम से कम हो। बाजार में कई कंप्रेशन रैप उपलब्ध है, लेकिन सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला इलास्टिक या इक्का पट्टी है। लोचदार पट्टियां कई आकारों 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच और 6 इंच में आती है और उन्हें शरीर के उस हिस्से के आधार पर चुना जाना चाहिए जिसे लपेटने की आवश्यकता है। एक वयस्क की कलाई, हाथ या बच्चे के टखने के लिए 2 इंच की इलास्टिक पट्टी आदर्श है। वयस्क के टखने या कोहनी के लिए 3 और 4 इंच की लोचदार पट्टियों का उपयोग किया जा सकता है। क्वाड्रिसेप्स या फिर हैमस्ट्रिंग की चोट के लिए जांघ में संपीड़न के आवेदन के लिए 6 इंच की लोचदार पट्टियां एकदम सही है। नेक्स्ट पॉइंट है जी ऊंचाई। क्षेत्र में इसका 50 पेज था ना जी, हाँ जी 51 पे आगे।
PRIC का अंतिम घटक सिद्धांत ऊंचाई है। घायल क्षेत्र में रक्त के प्रवाह की मात्रा को कम करने के लिए चोट के तुरंत बाद ऊंचाई महत्वपूर्ण है। निचले छोरों के लिए एथलीट लेटकर और तकिए पर घायल अंग को ऊपर उठाकर अपने पैर को ऊपर उठा सकता है। कुंजी यह है कि एथलीट को घायल क्षेत्र को उसके दिल के सतह से ऊपर रखना चाहिए। प्राइस सिद्धांतों का पालन करना एक घायल क्षेत्र में सूजन को कम करने का एक प्रभावी तरीका है ताकि एथलीट जल्दी से खेलने के लिए वापस आ सके। हाँ जी बेटा, ये वाली वीडियो मैं यहीं तक अपलोड कर रही हूँ, ठीक है जी। 4th नंबर क्वेश्चंस तक हो गए थे। नेक्स्ट बेसिकली एक नया हेडिंग लेके आ रहे हैं हम आपके लिए, एक आपातकालीन कार्य योजना तैयार करें। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी 4 क्वेश्चंस को अपलोड करते हैं। थैंक यू बेटा।